हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 26 अगस्त 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले बात करते हैं मर्केटर मैप की। ये एक सिलिंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन है जो गेरेडस मर्केटर ने 1569 में बनाई थी, लेकिन ये एक रियल मैप प्रोजेक्शन नहीं है क्योंकि हमारी धरती एक स्फीयर है, या फिर ज़्यादा प्रिसाइसली अगर बोले तो ये एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है जो पोल्स पर थोड़ी फ्लैट होता है। जब हम इसे फ्लैट सरफेस पर बनाने की कोशिश करते हैं तो डिस्टॉर्शन होता है, और मर्केटर मैप में ये डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा पोल्स पर होता है जहां अर्थ स्प्रेड आउट हो जाता है। इसका इम्पैक्ट ये है कि कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स के साइजेस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। हाई लैटिट्यूड पर जो कंट्रीज़ हैं उनका एरिया जो है थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन्स छोटे दिखते हैं। अगर हम ग्लोब पर देखें तो प्रोपोर्शंस काफ़ी सही लगते हैं। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अफ्रीकन यूनियन ने एंडोर्स किया है करेक्ट द मैप कैंपेन। इस कैंपेन में डिमांड है कि मर्केटर मैप को रिप्लेस किया जाए और ऑल्टरनेटिव्स जैसे इक्वल अर्थ मैप को अडॉप्ट किया जाए। अफ्रीका जो 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है, मर्केटर मैप पर लगभग ग्रीनलैंड के बराबर दिखाया जाता है, जबकि ग्रीनलैंड असल में अफ्रीका से 14 टाइम्स छोटा है। यूरोप भी लगभग अफ्रीका के बराबर लगता है, लेकिन असल में वो अफ्रीका का 1/3 है। इसी तरह से कनाडा, रशिया और नॉर्दर्न यूरोप काफ़ी ब्लोटेड लगता है, जबकि अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया को छोटा दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी मर्केटर मैप की अपने एक फ़ायदा है, खासकर नेविगेशन के लिए। इस पर एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसे रम्ब लाइन कहा जाता है। इस लाइन पर एक कांस्टेंट कॉम्पास बेयरिंग मिलता है। मतलब अगर एक सेलर या पायलट ने डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्रीज पर सेट किया है तो पूरे सफ़र के दौरान उसी डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। बार बार कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि 16 से 18 सेंचुरी के एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस में सेलर्स के लिए ये मैप बहुत ही यूज़फुल था। यहाँ एक बात समझना थोड़ा ज़रूरी है। मर्केटर प्रोजेक्शन पर रम्ब लाइन स्ट्रेट दिखाई देती है और ग्रेट सर्कल बैंड लगता है, लेकिन रियलिटी में ग्लोब पर इसका उल्टा होता है। रम्ब लाइन कांस्टेंट कंपास डायरेक्शन के लिए होती है और उसे सेलर्स पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। ग्रेट सर्कल रूट ग्लोब पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन मैप पर कर्व्ड लगता है। आज के जीपीएस एरा में ग्रेट सर्कल रूट्स का यूज़ होता है, जहां नेविगेशन एंगल को कॉन्टिन्यूसली चेंज करना पड़ता है। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो एक हेल्थ टेक इनोवेशन से जुड़ी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने लॉन्च किया है एक इंडिजिनस हैंड हेल्ड डिवाइस सेराबो। ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज का रेडिएशन फ्री रैपिड डायग्नोसिस करता है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है। डिवाइस यूज़र फ्रेंडली है, जिसे अनस्किल पर्सनल भी सिर्फ 30 मिनट्स भी अगर उन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाए उसके बाद वो खुद उसे चला सकता है। ये इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग को 1 मिनट के अंदर डिटेक्ट कर लेता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिटी स्कैन्स जैसे एक्सपेंसिव इमेजिंग की ज़रूरत को एलिमिनेट करता है। इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ा समझना ज़रूरी है। इंडिया में हेड इंजरीज के इंसिडेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हर साल 1 लाख से ज़्यादा डेथ्स और 1 मिलियन से ज़्यादा सीरियस इंजरीज रिकॉर्ड होता है। अब थोड़ा ट्रांजिशन लेकर समझते हैं कि ये नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है। ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जो 700 से 2500 नैनोमीटर्स के रेंज में नियर इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करती है। बायोलॉजिकल टिश्यूज़ लाइट को अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करता है, और इसी एनालिसिस से डिवाइस को इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये डिवाइस एक छोटी बीम ऑफ लाइट शाइन करता है टिश्यू पर। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और बाकी रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। इस रिफ्लेक्टेड लाइट का एनालिसिस करके ही डिवाइस मेजर कर सकता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, ब्लड फ्लो और टिश्यू एक्टिविटी। इसके एडवांटेज ये है कि ये नॉन इन्वेसिव है, रेडिएशन फ्री है, पोर्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है। ये इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन और रिपीटेड यूज़ के लिए काफ़ी सेफ है। अगर हम इसे सिटी स्कैन्स से कंपेयर करें तो सिटी स्कैन्स एक्सरेज यूज़ करता है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन देता है।
आयोनाइजिंग रेडिएशन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर आयन्स बनाता है जो हमारा टिश्यूज और डीएनए को डैमेज कर सकता है। इसी वजह से म्यूटेशंस और इवन कैंसर तक की रिस्क होता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा सीटी स्कैन्स और एक्सरे एरिया से दूर रहने की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी के लिए सेफेस्ट ऑप्शन अल्ट्रासाउंड है जो सिर्फ साउंड वेव्स यूज़ करता है और कम्प्लीटली हार्मलेस होता है। एमआरआई भी एक ऑप्शन है जो डिटेल सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस देता है, लेकिन वो तभी यूज़ किया जाता है जब अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है। अब हेल्थ से डिफेंस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया की एम्बिशियस एयर डिफेंस मिशन पर। एयर डिफेंस सिस्टम का मेन गोल होता है एरियल थ्रेट्स जैसे एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल्स को एलिमिनेट करना। एक इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम में रेडर्स, कंट्रोल सेंटर्स, डिफेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स शामिल होते हैं। सबसे प्राइमरी वेपन्स होते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स। इसकी फंक्शनिंग का 3 स्टेप्स होता है। पहला स्टेप होता है डिटेक्शन, जो सर्विलेंस रेडर करता है। दूसरा स्टेप होता है ट्रैकिंग, जो कमांड व्हीकल करता है। और तीसरा स्टेप होता है इंटरसेप्शन, जो एंगेजमेंट रेडर और लॉन्च व्हीकल के थ्रू किया जाता है। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से लेकर लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट रेंज और एंटी ड्रोन सिस्टम सब इंक्लूडेड है। बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम के 2 लेयर्स होते हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस, जो एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, यानी एटमॉस्फेयर के बाहर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा है एडवांस्ड एयर डिफेंस, जो एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है वो। लॉन्ग रेंज सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है S-400 ट्रिम्फ मिसाइल। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रशिया से इंपोर्ट किया गया है। इसका रेंज 400 किलोमीटर्स तक है और ऑल्टीट्यूड 30 किलोमीटर्स तक। इंडिया ने इसके 5 यूनिट्स हाल ही में प्रोक्योर किया है, जिसमें अभी वो पहला जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो पंजाब में हुआ है। ये सिस्टम एक साथ 100 एयरबोर्न टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 6 टारगेट को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। इसकी इफेक्टिवनेस की वजह से ही इसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। मीडियम रेंज सिस्टम में MR-SAM और बैरक 8 MR-SAM शामिल है। दोनों इजराइल के साथ को डेवलप्ड है। शॉर्ट रेंज सिस्टम्स में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर जो इजराइल का है, S-125 पछोड़ा जो USSR का है, और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स के साथ बनाया है, ये सब इंक्लूडेड है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स में आकाश तीर सिस्टम इंडियन आर्मी के साथ डिप्लॉय किया गया है। अब बात करते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट कुशा, जो DRDO का एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है। इसका एम है 2028 से 29 तक इंडिया अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स डेवलप करे। इसी मिशन को फर्दर एक्सपांड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया मिशन सुदर्शन चक्र इंडिपेंडेंस डे के ओकेशन पर, 2025 इंडिपेंडेंस डे। ये एक मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस डिफेंस इनिशिएटिव है जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक, सिविलियन और रिलीजियस साइट्स को एनिमी अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। इसका एम है 2035 तक इस सिस्टम का एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग। अभी करंट न्यूज़ ये है कि DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, यानी IADWS। ये हुआ है ओडिशा पोस्ट पर। यह टेस्ट मिशन सुदर्शन चक्र के गोल्स के लाइन में है। और IADWS एक मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स शामिल हैं। ये लेजर वेपन्स डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं जो हाईली फोकस्ड एनर्जी जैसे माइक्रोवेव्स को एक टारगेट पर ही एम करता है। अब डिफेंस से थोड़ा टूरिज्म की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट के बारे में। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है रीथिंकिंग होमस्टेज, नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। इस रिपोर्ट का मेन एम है टूरिज्म को बूस्ट करना। इसके जरिए स्टेट गवर्नमेंट्स को 3 सजेशंस दिए गए हैं। पहला, एक लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जाए जहां सेफ्टी पर फोकस हो लेकिन ओवर रेगुलेशंस भी ना हो। दूसरा, डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल बनाया जाए जो रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस और रिन्यूअल्स के लिए यूज हो। और तीसरा,
कैपेसिटी बिल्डिंग और लोकल एम्पावरमेंट के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट होस्ट को दिए जाए। ये रिपोर्ट ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 के लाइन में है, जिसमें ये एनविजन किया गया है कि 2030 तक इंडिया टॉप 5 ग्लोबल डेस्टिनेशंस में शामिल हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।